दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी जंगल यात्रा पर, जहां हर सन्नाटा मौत की आहट बनकर गूंजता है। छिपा हो सकता है एक नरभक्षी का साया। ये है कि सिहरन भरी दास्तान, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे कुमाऊं की वादियों को दहशत में डुबो दिया था। मुक्तेश्वर की बाघिन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों। आप कहानियां सुनते तो हैं, पर कई बार लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपसे दिल से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियां लगातार ला सकें। और हाँ, हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से शुक्रिया। मोहित जी, अमान रावत जी, राकेश दुबे जी, सोनाली रुद्रे जी, सदाम खान जी, सुभाष चंद्रा साहू जी, प्रीत सिंह जी, ब्यूटीफुल प्लेसेस 1971 और मालती गुप्ता जी। आप सबके शानदार कमेंट्स और स्नेह ने इस चैनल को और भी खास बना दिया है। आपका हौसला ही हमें हर कहानी और भी दिल से आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। तो आइए दोस्तों, अब बिना देर किए कदम रखें उस रहस्यमय जंगल में, जहां खूबसूरती और खतरा दोनों साथ साथ सांस लेते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस जगह की ओर, जहां प्रकृति अपनी सबसे रहस्यमय और अद्भुत तस्वीर उकेरती है। परंतु इस सुंदरता के पीछे छुपा है ऐसा राज, जिसकी परछाइयां सर्द हवा में भी सिहरन भर देती हैं। नैनीताल से 18 मील उत्तर पूर्व दिशा में एक पहाड़ी उठती है, लगभग 8000 फीट ऊंची और 12 से 15 मील लंबी। यह पहाड़ी पूर्व से पश्चिम तक फैली है। इसका पश्चिमी सिरा खड़ा और ऊंचा है, और यहीं बसा है मुक्तेश्वर का प्रसिद्ध वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां भारत के पशुओं को मारक बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन और जीवन रक्षक सीरम तैयार किए जाते हैं। इस पहाड़ी की उत्तरी ढलान पर बने प्रयोगशाला और क्वार्टर ऐसी ऊंचाई पर हैं, जहां से हिमालय की बर्फीली चोटियों का नजारा मानो धरती पर स्वर्ग उतार देता हो। दूर दूर तक फैली ये पर्वतमालाएं पूर्व से पश्चिम तक एक अटूट श्रृंखला की तरह खड़ी हैं, और किसी भी ऊंचे बिंदु से खड़े होकर न सिर्फ उत्तर में चमचमाती बर्फ दिखाई देती है, बल्कि पूरब और पश्चिम की ओर फैली घाटियों और अनंत पहाड़ियों का दृश्य भी आखिरी क्षितिज तक पीछा करता है। जो लोग मुक्तेश्वर में रहे हैं, वे दावा करते हैं कि पूरा कुमाऊं में इससे सुंदर स्थान कोई दूसरा नहीं, और इसकी जलवायु मानो प्रकृति की अद्भुत देन का कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन इसी मोहक सौंदर्य के पीछे छिपी हैं कुछ ऐसी दास्तानें जो दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं। दोस्तों, मुक्तेश्वर की शांत वादियों में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि एक बाघिन ने भी अपना ठिकाना बना लिया था। चारों ओर फैले घने जंगल उसके लिए किसी स्वर्ग से कम न थे, जहां वह बड़े आराम से सांभर, काकड़ और जंगली सुअर का शिकार कर गुजारा करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि किस्मत ने उसके रास्ते में एक कांटेदार मौत खड़ी न कर दी। एक दिन उस बाघिन का सामना हो गया साही से, और यह मुठभेड़ उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गई। इस संघर्ष में उसने अपनी एक आंख खो दी, और उसके दाहिने आगे के पंजे में लगभग 50 लंबे छोटे कांटे धंस गए। कई कांटे हड्डी से टकराकर मुड़कर यू आकार में फंस गए थे। उसने बार बार उन्हें दांतों से निकालने की कोशिश की, पर हर कोशिश ने सिर्फ घावों को और नासूर बना दिया।
कमजोर और भूखी बाघिन दर्द से कराहते हुए घास के एक घने झुरमुट में छिपकर अपने जख्म चाट रही थी। तभी किस्मत ने एक और मोड़ लिया। एक महिला अपने मवेशियों के लिए चारा काटते हुए उसी झुरमुट तक पहुंच गई, जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। पहले तो बाघिन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही औरत ने घास वहीं तक काट डाली जहां वह घायल पड़ी थी, अचानक एक ही वार में बाघिन ने उसका जीवन समाप्त कर दिया। उसका सिर कुचल गया और मौत इतनी तेज थी कि अगले दिन जब उसका शव मिला, उसके एक हाथ में दरांती थी और दूसरे में घास का गुच्छा। महिला को वहीं छोड़कर बाघिन लंगड़ाती हुई 1 मील दूर गिरी हुई पेड़ की जड़ों के पास जाकर छिप गई। पर 2 दिन बाद जब एक आदमी उस पेड़ से लकड़ी काटने आया, तो वही घायल बाघिन उस पर भी टूट पड़ी। आदमी वहीं पेड़ पर ढह गया। उसका खून बहता देख शायद पहली बार बाघिन के दिमाग में यह ख्याल आया कि इंसान भी उसकी भूख मिटा सकता है। उसने उसके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा नोच कर खा लिया। इसके बाद तो मौत मानो उसकी आदत बन गई। तीसरे दिन उसने बिना किसी उकसावे के एक और इंसान को मार डाला और फिर उस दिन से वह बाघिन एक खूंखार नरभक्षी बन गई। दोस्तों, जैसे ही बाघिन ने इंसानों का शिकार शुरू किया, उसकी खबर पूरे इलाके में फैल गई। मुक्तेश्वर में उस समय कई शिकारी मौजूद थे और सबकी नजर इसी नरभक्षी पर थी, जो उनके दरवाजे तक मौत लेकर पहुंच चुकी थी। ऐसे में मुझे लगा कि किसी बाहरी व्यक्ति का इसमें दखल देना शायद उचित नहीं होगा। लेकिन हालात बदल गए जब उस बाघिन के शिकारों की गिनती बढ़ते बढ़ते 24 तक पहुंच गई। गांवों और पूरे बस्तियों पर मौत का साया गहरा गया। इंस्टीट्यूट का कामकाज ठप पड़ गया और लोग हर वक्त दहशत में जीने लगे। तब वहां के मुख्य वेटरनरी अधिकारी ने सरकार से गुजारिश की कि मुझे इस मौत की मायावी छाया से छुटकारा दिलाने के लिए बुलाया जाए। मैं जानता था यह काम आसान नहीं होगा। नरभक्षियों का अनुभव मेरा बहुत सीमित था और सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि यह इलाका मेरे लिए अनजान था। घने जंगलों और गहरी घाटियों में कहां तलाश करूं उस खूंखार बाघिन को, इसका कोई अंदाजा मुझे नहीं था। यह शिकार एक ऐसी जंग बनने वाला था जहां हर कदम पर खतरा घात लगाए बैठा था। दोस्तों, जब तक धूप भी जान पहचान कर नहीं उतरती थी, मैं और मेरे साथी एक खौफनाक मिशन पर निकल पड़े। एक नौकर और 2 पुरुष, जिनके कंधों पर बिछौने का रोल और एक सूटकेस था। दोपहर के वक्त नैनीताल से निकला और 10 मील चलकर रामगढ़ के डाक बंगले पर रुक किया, जहां वही खांसामा, मेरा पुराना जानकार, मेरा स्वागत करने आया। जब उसने सुना कि मैं मुक्तेश्वर जा रहा हूं उस मनेटर को ढूंढने के लिए, तो उसकी चेतावनी सीधी और ठंडी थी। आखिरी 2 मील बहुत खतरनाक हैं। हाल ही में वहां कई लोग मारे गए हैं। सावधान रहना। अपने लोगों को बाद में आने को कहकर मैंने खुद को सशस्त्र किया, एक डबल बैरेल्ड 500 एक्सप्रेस राइफल मॉडिफाइड कॉर्डाइट के साथ। अगली सुबह बहुत सुबह अंधेरे की किरणें मिलते ही मैं नैनीताल अल्मोड़ा रोड के चौराहे पहुंचा, जहां से मुक्तेश्वर वाली सड़क मुड़ती है। अब से हर कदम सोच समझकर उठाना था। मैं सीधे उस बाघिन के दायरे में दाखिल हो चुका था। सड़क चढ़ने से पहले एक समतल हिस्से से गुजरती है, जहां नारंगी रंग के लिली खिलते हैं। उनके कठोर गोल बीजों को पुराने जमाने के माउजल लोडिंग बंदूक में गोलियों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। मैं पहली बार उस पहाड़ी पर चढ़ रहा था और मेरे कदम
रेत के सैंडस्टोन की चट्टानों से लदी सुरंगों के नीचे से गुजरे हवा ने, जिनमें गहरे गहरे गुहा सी खोदी हुई थी। तूफान में उन गुहाओं से निकलने वाली आहटें कितनी अजीब और भयानक होंगी, इसका अंदाजा मुझे उसी पल लग गया। कुछ गुहाएं उथली थीं, कुछ भीतर तक बन चुकी थीं, और हर एक अपनी तरह से किसी अनसुने साज की तरह गुजरती आवाजें देती थीं। मैंने सांस रोकी और आगे बढ़ा। हर पग में वह खामोश आशंकाएं जो जंगल की हवा में घुलती थीं, मुझे याद दिला रही थीं कि यहाँ कोई भी मोड़ आखिरी मोड़ बन सकता है। दोस्तों, सड़क जैसे ही पहाड़ी की काठी पर आकर खुली, सामने एक छोटा सा समतल मैदान नजर आया। मैदान के उस पार था मुक्तेश्वर का पोस्ट ऑफिस और उसके साथ ही एक छोटा बाजार। उस सुबह इतनी जल्दी डाकघर तो बंद था, लेकिन एक दुकान खुली हुई थी। दुकानदार ने बड़े अदब से मुझे रास्ता बताया। डाक बंगला आधा मील दूर, पहाड़ी की उत्तरी ढलान पर। मुक्तेश्वर में 2 डाक बंगले थे, एक सरकारी अफसरों के लिए और दूसरा आम लोगों के लिए। मुझे इसका अंदाजा नहीं था, और शायद मेरी बड़ी सी टोपी देखकर दुकानदार ने मुझे सरकारी अफसर समझ लिया और मुझे गलत बंगले की ओर भेज दिया। वहां के खानसामा ने मुझे नाश्ता परोसा और मैंने बड़े आराम से उसका आनंद लिया। पर मुझे क्या पता था कि ये छोटी सी गलती लाल फीता शाही के दरबार में एक अपराध मानी जाएगी। हालांकि बाद में मैंने ये जरूर सुनिश्चित किया कि बेचारे खानसामा को मेरी वजह से किसी भी तरह की सजा न भुगतनी पड़े। जब मैं हिमालय की बर्फीली चोटियों का अद्भुत दृश्य निहारते हुए नाश्ते का इंतजार कर रहा था, तभी 12 यूरोपियन अफसरों का एक जत्था मेरे सामने से गुजरा। सबके कंधों पर थे सर्विस राइफल। कुछ ही देर बाद एक सार्जेंट और 2 सिपाही आए, झंडे और निशाने लिए हुए। सार्जेंट ने बताया कि ये दल राइफल रेंज की ओर जा रहा है और वह सब एक साथ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि नरभक्षी बाघिन हर जगह मौत बनकर मंडरा रही है। बातों बातों में सार्जेंट ने मुझे एक और खबर दी। पिछले ही दिन इंस्टीट्यूट के अफसर को सरकार से तार मिला था कि मैं मुक्तेश्वर आ रहा हूं इस नरभक्षी का सामना करने। सार्जेंट ने उम्मीद जताई कि मैं उस खूंखार बाघिन को ढेर करने में कामयाब रहूंगा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कहा, अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दिन के उजाले में भी कोई अकेला निकलने की हिम्मत नहीं करता, और शाम ढलते ही हर दरवाजा कहिले की तरह बंद कर दिया जाता है। कई बार कोशिश की गई उसे मारने की, लेकिन वह नरभक्षी कभी भी अपने मारे हुए शिकार पर लौटकर नहीं आई। दर्शकों, सोचिए जरा, ऐसे माहौल में जहां हर साया मौत का एहसास कराता हो, क्या उस बाघिन तक पहुंचना आसान था, या यह सफर मुझे भी उसी अंधेरे में खींच ले जाने वाला था? दोस्तों, भरपेट नाश्ते के बाद मैंने खानसामा को यह हिदायत दी कि जब मेरे साथी यहाँ पहुंचे तो उन्हें बता देना मैं नरभक्षी की कोई खबर लेने बाहर निकल गया हूँ, और ये कहना मुश्किल है कि कब लौटूंगा। फिर मैंने अपनी राइफल उठाई और सीधा पोस्ट ऑफिस की ओर चल पड़ा, जहां से अपनी मां को तार भेजना था ताकि उन्हें मेरी सुरक्षित आमद की खबर मिल सके। पोस्ट ऑफिस और बाजार के सामने का मैदान जैसे ही खत्म होता है, वहां से मुक्तेश्वर की दक्षिणी ढलान अचानक गहराई में गिरती है। ऊंची नीची कगारें और गहरी खाइयां जिन पर घना झाड़ झंखाड़ छाया रहता है। इक्का दुक्का पेड़ों के बीच फैला वह दृश्य नीचे घाटी तक जाता था, और उस पार रामगढ़ की घनी पहाड़ियां मानो सिहरन भरती चुप्पी में लिपटी खड़ी थीं। मैं उस खाई के किनारे खड़ा इस रहस्यमय दृश्य को निहार ही रहा था कि तभी डाकघर के पोस्टमास्टर
और कुछ दुकानदार मेरे पास आ खड़े हुए। पोस्टमास्टर ने मेरी दी हुई चिट्ठी पर हस्ताक्षर देखते ही पहचान लिया कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसके आने की खबर कल सरकार के तार से दी गई थी, और अब वह और उसके साथी मेरी मदद का प्रस्ताव लेकर आए थे। यह पेशकश मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, क्योंकि वे रोज यहाँ आने जाने वाले हर आदमी से मिलते थे, और जिस इलाके में नरभक्षी का खौफ छाया हो, वहां जब दो लोग मिलते हैं तो बातों का विषय और कुछ नहीं होता सिवाय उस बाघिन के। गांवों में डाकघर और बनिए की दुकान वही जगह होती हैं जैसे दूर देशों में लोग शराब खानों या क्लबों में इकट्ठा होते हैं, और अगर किसी रहस्य की तह तक पहुंचना हो तो सबसे पहले सुराग यहीं से निकलते हैं। पर दोस्तों, सवाल ये था, क्या उन सुरागों से मुझे उस अदृश्य मौत तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा, या वह नरभक्षी मुझसे पहले मेरी तलाश पूरी कर देगी? दोस्तों, हमारी बाईं ओर सामने की पहाड़ी की गोद में लगभग 2 मील दूर और 1000 फीट नीचे खेती का एक छोटा सा टुकड़ा फैला था। यह जगह थी बद्री शाह का सेब का बाग। बद्री, जो मेरे एक पुराने दोस्त का बेटा था, कुछ महीने पहले नैनीताल आया था और उसने बड़ी गर्मजोशी से कहा था, आप मेरे गेस्ट हाउस में ठहरिए, मैं हर तरह से आपकी मदद करूंगा ताकि इस नरभक्षी का अंत हो सके। उस समय मैंने उसका प्रस्ताव नहीं स्वीकारा था, लेकिन अब जब मैं सरकार के बुलावे पर मुक्तेश्वर आया था और अभी अभी मुझे पता चला कि आखिरी शिकार उसके बाग के नीचे वाली घाटी में हुआ है, तो मैंने ठान लिया कि बद्री की मदद स्वीकार करनी ही होगी। सामने खड़े सभी लोगों को धन्यवाद देकर और यह कहकर कि मैं आगे की जानकारी के लिए उन पर भरोसा करूंगा, मैं ढारी रोड पर निकल पड़ा। दिन अभी नया था और बद्री से मिलने से पहले मेरे पास समय था कि मैं पहाड़ी के पूरब की ओर बसे कुछ गांव देख आऊं। सड़क पर कोई मील का पत्थर नहीं था, लेकिन मैं अंदाजे से लगभग 6 मील चला और 2 गांवों में गया, फिर लौटने का इरादा किया। लगभग 3 मील लौटने के बाद मेरी नजर पड़ी एक छोटी सी बच्ची पर जो एक बैल से जूझ रही थी। बच्ची शायद 8 साल की होगी। चाहती थी कि बैल मुक्तेश्वर की ओर चले, और बैल जिद पर अड़ा था कि उसे उल्टी दिशा में जाना है। मैं वहां पहुंचा तो दोनों के बीच जैसे रस्साकशी ठन चुकी थी। न बच्ची झुक रही थी, न बैल। बैल शांत और बूढ़ा जानवर था। बच्ची ने उसके गले में बंधी रस्सी थाम रखी थी और मैंने पीछे से कदम मिलाए ताकि वह आगे बढ़ता रहे। थोड़ी दूर चलने पर बैल ने मानो हार मान ली और चुपचाप रास्ते पर चल पड़ा। सन्नाटे भरे उस जंगल रास्ते में एक मासूम बच्ची और एक बूढ़ा बैल और मैं। हवा में सिहरन थी और भीतर यह एहसास कि कहीं नजरों से ओझल होकर वही नरभक्षी हमें घूर तो नहीं रही। जंगल की खामोशी में अचानक वह मासूम बच्ची अपने बैल को पुकार उठी, हम कालवा को चुरा कर तो नहीं ले जा रहे, है ना? उसकी भोली आवाज में डर नहीं, बल्कि मासूम जिज्ञासा थी। मैंने पूछा, ये कालवा किसका है? वह तुरंत बड़े गुस्से और मासूमियत के साथ मेरी ओर मुड़ी। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें सीधी मेरी आंखों में उतर गईं। ये मेरे पिता का है। मैंने अगला सवाल दागा, और हम इसे कहाँ ले जा रहे हैं? उसने कहा, चाचा के पास। मैंने फिर पूछा, पर चाचा को कालवा की क्यों जरूरत है? उसने बिना रुके जवाब दिया, खेत जोतने के लिए। मैंने हंसते हुए कहा, पर कालवा अकेला खेत कैसे जोत सकता है? बच्ची ने तुरंत ठंडी सांस भरते हुए कहा,
अरे बिल्कुल नहीं साहब, लोग बैलों और हल चलाने की बातें क्या जाने। उसकी मासूमियत भरे शब्दों ने जंगल की खामोशी को चीर दिया। लेकिन दोस्तों, कौन जानता था कि इसी मासूम बातचीत की परछाई के पीछे एक खौफनाक खतरा दबे पांव रेंग रहा है। मैंने अगला सवाल पूछा, क्या चाचा के पास सिर्फ यही एक बैल है? बच्ची ने मासूमियत से कहा, हाँ, अब तो बस एक ही है, पहले दो थे। मेरे होठों से तुरंत निकला, तो दूसरा कहाँ गया? मन में सोचा, शायद किसी कर्ज को चुकाने के लिए बेच दिया होगा। लेकिन उसके अगले शब्दों ने मेरी रगों में सन्नाटा भर दिया। कल बाघ ने उसे मार डाला। दोस्तों, यह खबर किसी बिजली की तरह गिरी। हम दोनों चुपचाप आगे बढ़ते रहे। बच्ची बार बार मुझे पीछे मुड़कर देखती रही, जैसे कुछ पूछने की हिम्मत जुटा रही हो। आखिरकार उसने धीमे स्वर में कहा, क्या आप बाघ को मारने आए हैं? मैंने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैं उसी कोशिश में आया हूं। वह झट से बोली, तो फिर आप शिकार वाली जगह से दूर क्यों जा रहे हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हमें कालवा को चाचा तक पहुंचाना है। मेरे उत्तर से बच्ची संतुष्ट हो गई और हम रास्ते पर चलते रहे। मगर अब मेरे पास एक महत्वपूर्ण सुराग था और मैं और जानकारी चाहता था। इसलिए मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि यह बाघ तो नरभक्षी है? उसने बिना डरे कहा, हाँ, क्यों नहीं। इसने कुंती के पिता को खा लिया, बोंशी सिंह की मां को भी, और न जाने कितनों को। मेरे भीतर सवाल और गहराने लगे। मैंने झट से पूछा, तो फिर तुम्हारे पिता ने तुम्हें कालवा के साथ क्यों भेजा? खुद क्यों नहीं आए? और दोस्तों, यही था वह मोड़ जहां इस मासूम बातचीत के पीछे एक और भयावह सच्चाई अपने पर्दे खोलने वाली थी। मैंने पूछा, तो चाचा को कालवा किस वजह से चाहिए था? बच्ची ने साधारण बोलकर कहा, क्योंकि उसे भाबरी बुखार है। मैंने आगे पूछा, तुम्हारे भाई बहन कौन है? वह बोली, भाई नहीं रहा, बहुत पहले मर गया। माँ है, वह खाना बना रही है, बहन नहीं है। सोचिए, यह छोटी सी बच्ची, सिर्फ 8 साल की, वही खतरनाक काम अपने सर पर उठाए थी। उस रास्ते से कालवा ले जा रही थी जहां लोग भीड़ के बिना कदम नहीं रखते, और 4 घंटे से मैंने वहां कोई दूसरा इंसान नहीं देखा था। हम एक पगडंडी पर पहुंचे। बच्ची आगे, बैल पीछे और मैं पीछे पीछे। थोड़ी देर में एक खेत के पार छोटा सा घर दिखा। जैसे ही हम निकट पहुंचे, उसने चिल्लाकर कहा, चाचा, मैंने कालवा ला दिया। घर से आवाज आई, ठीक है, उसे खंभे से बांध दो, पुतली, और घर चली जाओ, मैं खाना खा रहा हूं। हमने कालवा को बांध दिया और वापस सड़क पर आए। कालवा हटते ही पुतली संकोच करने लगी और मेरे पास चलने को तैयार नहीं हुई। इसलिए मैंने उसकी चाल के अनुसार कदम मिलाए। काफी देर चुप्पी बनी रही। फिर मैंने कहा, मैं उस बाघ को मारना चाहता हूं जिसने तुम्हारे चाचा का बैल मारा। क्या तुम मुझे शिकार तक ले जाओगी? उसकी आंखों में उत्साह चमका। हाँ, मैं दिखा दूंगी। क्या तुमने शिकार देखा? मैंने पूछा। नहीं, उसने कहा, पर चाचा ने पिताजी से बताया था कि वह कहाँ है। क्या वह सड़क के पास है? मुझे नहीं पता। बैग अकेला था या साथ में था? वो गांव के मवेशियों के साथ ही गया था। सुबह मारा गया या शाम को? सुबह घास चराने जाते वक्त। बातों बातों में मैं आंखें चारों ओर तनी रख रहा था। बाएं ओर घने पेड़ों की जंगल, दाएं ओर खूंछाड़ी। लगभग 1 मील जाने पर एक घरेलू मवेशी पगडंडी जंगल की ओर मुड़ती दिखी। वहीं बच्ची ने रुककर कहा कि ठीक इसी पगडंडी पर चाचा ने बताया था कि बैल मारा गया था।
अब मेरे पास वह सारा नक्शा था जो मुझे चाहिए था। बच्चे को उसके घर सलामत छोड़कर मैं वापस उसी ट्रैक पर आया। पगडंडी एक घाटी को पार करती हुई आगे बढ़ती थी। मैंने करीब 1/4 मील चले ही होंगे कि वहां मुझे पदचिह्न और गो भड़कन के निशान पड़े दिखे। यहाँ जानवर घबरा कर भागे थे। ट्रैक छोड़ा और झाड़ियों के बीच लगभग 50 गज नीचे पैरेलल चल पड़ा। बहुत दूर नहीं गया था कि मुझे खींचने जैसा एक निशान मिला, एक ड्रैग मार्क जो सीधे घाटी की तरफ उतर रहा था। कुछ 100 गज पीछा करने पर मैंने बैल पाया, जिसके पिछवाड़े का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खाया गया था। वह गिरा था एक करीब 20 फुट ऊंचे बैंक के पैरों पर और एक गहरी खाई के सिर से लगभग 40 फुट की दूरी पर। खाई और शिकार के बीच एक बमुश्किल उगी हुई झाड़ीदार पेड़ थी। उस पर जंगली गुलाब की बेलें लिपटी थीं। यह उसी पेड़ पर बैठकर मुझे इंतजार करना था, क्योंकि आसपास कोई और पेड़ करीब नहीं था जहां से मैं बाघ पर निगाह रख सकूं। चांद भी नहीं निकला था और मुझे गहरा एहसास हुआ, यदि बाघ अंधेरे में वापस आएगा, और मुझे पूरा यकीन था कि वह अंधेरे के बाद आएगा, तो जितना नजदीक मैं शिकार के पास रहूंगा उतना बेहतर मेरा मौका होगा। दोस्तों, मैं वहीं खड़ा रहा। पेड़, खाई, शिकार और वो उस सन्नाटे में दबा हुआ कोई खौफ जिसका सामना अब मुझे करना था। तो दोस्तों, यही था मुक्तेश्वर की बाघिन की दास्तान का पहला हिस्सा। आपने देखा कैसे एक साधारण सी बाघिन किस्मत के एक घाव से नरभक्षी बन बैठी और कैसे उसके खौफ ने पूरे इलाके को मौत की गिरफ्त में ले लिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। असली खेल तो अभी बाकी है, क्योंकि अगले भाग में कहानी और भी सस्पेंस से भरी होगी, जहां खतरे और गहराएंगे, रोमांच अपनी चरम सीमा पर होगा और हर मोड़ पर सामने आएगा नया रहस्य। दोस्तों, वादा है अगला भाग और भी ज्यादा रोमांचक और दिल दहला देने वाला होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंत में अपने सभी प्यारे दोस्तों को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। मैं दिल से दुआ करता हूं कि आप सबके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें और आप स्वस्थ रहें। हम फिर मिलेंगे मुक्तेश्वर की बाघिन के अगले हिस्से में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का खूब ध्यान रखिए।